अगर मैं किसी एक क्लास में सिर्फ बोलकर ताजमहल को एक्सप्लेन कर दूं और किसी दूसरी क्लास में उसकी एचडी इमेजेस दिखाऊं, उसका 360 डिग्री वर्चुअल टूर कराऊं, बैकग्राउंड नरेशन सुनाऊं और उसकी हिस्ट्री एनिमेशन के थ्रू समझाऊं, तो आपको क्या लगता है कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली सेकेंड वाला। पर ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है वो सिर्फ टेक्स्ट से ही नहीं बल्कि देखकर, सुनकर और इंटरेक्ट करके सबसे अच्छे से सीखता है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। आज के इस क्लास में हम समझेंगे कि मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं, स्पेशली लाइब्रेरीज में मल्टीमीडिया का क्या रोल है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज यानी कि 2026 में एआई और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ ने मल्टीमीडिया को किस लेवल तक पहुंचा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तेजस्वी और स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो मल्टीमीडिया शब्द जो है, हमारा वर्ड जो है, उसको समझते हैं। मल्टी का मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और मीडिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के डिफरेंट मीडियम्स। इसीलिए मल्टीमीडिया का मतलब हुआ एक, दो या दो से ज़्यादा मीडिया को एक साथ यूज करके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना। अब ये मीडिया आपके हो सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस, एनिमेशन या फिर इंटरेक्टिव एलिमेंट्स। तो इसीलिए मल्टीमीडिया की एक सिंपल डेफिनेशन हम बनाएं तो वो बनेगी कि मल्टीमीडिया एक कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोस या एनिमेशन को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है। अब आगे बढ़ने से पहले इसको थोड़ा और अच्छे से एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं। सोचो कि आप यूट्यूब पर एक लेक्चर देख रहे हैं। अब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एक टीचर बोल रहा है यानी कि ऑडियो उसमें है, वो टीचर आपको दिख भी रहा है तो वीडियो भी है। स्क्रीन पर नोट्स लिखे हुए हैं तो टेक्स्ट इसमें यूज़ किया गया है। कभी कभी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम्स भी बने हुए आपको दिखाई पड़ते हैं, तो ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। और कुछ कॉन्सेप्ट को एनिमेशन से भी समझाया जा सकता है या जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमेशन कंपोनेंट भी यूज़ किया गया है। अब ये सब मिलकर मल्टीमीडिया बनाते हैं, तो इसीलिए YouTube एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है मल्टीमीडिया का। अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीमीडिया के मेन कंपोनेंट्स को समझते हैं। मल्टीमीडिया जनरली जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है उसमें सबसे पहले और सबसे कॉमन कंपोनेंट है टेक्स्ट। इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने का सबसे बेसिक जो मीडियम है वो टेक्स्ट ही होता है। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो आपके नोट्स, कैप्शंस या हेडिंग्स टेक्स्ट ही होता है। फिर सेकंड कंपोनेंट है ग्राफिक्स। जब भी आप डायग्राम्स, चार्ट्स, आइकन्स या इलस्ट्रेशंस देखते हैं तो वो सब ग्राफिक्स के ही एग्जांपल्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिंपल बना देते हैं जिससे कि उस इंफॉर्मेशन को आसानी से समझा जा सकता है। फिर आता है इमेजेस, सबका फेवरेट। रियल फोटोग्राफ्स हों या जो आप अपने फ़ोन से या कैमरे से आप पिक्चर्स लेते हैं वो हों, डिजिटल पिक्चर्स जो एआई की हेल्प से बनवाई गई हों, या कोई जो ड्राइंग जो आपने कलर और ब्रश से बनाई हो, सब इमेजेस ही होती हैं और ये विजुअल अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करती हैं। फिर फोर्थ मल्टीमीडिया कंपोनेंट है ऑडियो। जब कोई वॉइस, नरेशन, म्यूज़िक या फिर साउंड इफ़ेक्ट हम सुनते हैं जिसमें कि हमारे ईयर्स यानी कान का यूज़ होता है, वो हमारे ऑडियो कंपोनेंट्स होते हैं। ये लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हमारे ब्रेन में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। देन फिफ्थ कंपोनेंट है वीडियो। ये मूविंग विजुअल्स होते हैं जो रियल लाइफ डेमोन्स्ट्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, लाइब्रेरी ओरिएंटेशंस, मशीन डेमोन्स्ट्रेशंस। ये सब वीडियो के ही एग्जांपल होते हैं। देखिए, कॉमन एग्जांपल्स तो आपको पता ही हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एग्जांपल्स बताने की कोशिश की थी। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका एनिमेशन। ये मूविंग ग्राफिक्स होते हैं जो कि डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को ईजिली एक्सप्लेन करते हैं। हम एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स हो गए ह्यूमन हार्ट किस तरह से काम करता है, ये समझना एनिमेशन है। अर्थ रोटेशन का कॉन्सेप्ट या फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन का वर्कफ्लो, ये सब हम एनिमेशन की हेल्प से समझ सकते हैं और ये इसके एग्जांपल हैं। इसके अलावा कॉमन एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं।
आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका फेवरेट एनिमे कैरेक्टर या फिर कोई भी एनिमे कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझ लिया कि मल्टीमीडिया क्या होता है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स कौन से हैं। पर अब सवाल ये है कि मल्टीमीडिया का डेवलपमेंट हुआ कैसे, कैसे हम अननोइंगली मल्टीमीडिया का यूज़ हर दिन करते हैं। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। मल्टीमीडिया की शुरुआत कंप्यूटर गेम्स और एजुकेशनल सॉफ्टवेयर से हुई थी और उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और उसके साथ डेवलप होता गया मल्टीमीडिया। पहले मल्टीमीडिया सीडीज़ और डीवीडीज़ के थ्रू यूज़ होता था और ये मल्टीमीडिया के शुरुआती दौर था। आज मल्टीमीडिया मेनली यूज़ होता है इंटरनेट के थ्रू, क्लाउड स्टोरेज, मोबाइल ऐप्स और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। इसी के साथ स्मार्ट टीवीज़ और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर भी हम मल्टीमीडिया का यूज़ करते हैं। मतलब कि आज मल्टीमीडिया किसी सीडी तक लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह अवेलेबल है। लेकिन इसका जो ट्रेडिशनल सिस्टम है ना, वो बदल गया है। मल्टीमीडिया से जो ट्रेडिशनल सिस्टम था वो थोड़ा सा अलग था। तो चलिए अब हम उस डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम की। ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन में मोस्टली सिर्फ टेक्स्ट, चॉक या फिर पेन, वाइट बोर्ड और कभी कभी कुछ प्रिंटेड इमेजेस का यूज़ किया जाता था। ये मोस्टली वन वे कम्युनिकेशन होती थी और स्टूडेंट सिर्फ देखते और सुनते थे, यानी कि इंटरेक्शन इसमें बहुत ही कम होती थी। लेकिन आज का मल्टीमीडिया सिस्टम इससे काफ़ी अलग है। आज हम टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियोज़, वीडियोज़, एनिमेशन और इंटरेक्टिव कंटेंट यानी कि मल्टीमीडिया के ज़्यादातर या कहें तो सारे ही कंपोनेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। आज स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि लर्निंग इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल बन जाती है। अब सवाल आता है कि क्या मल्टीमीडिया हमेशा से ही इंटरेक्टिव होता है? क्या मतलब हमेशा ही जो मल्टीमीडिया वो इंटरेक्टिव होता है? तो इसको समझने के लिए हम समझेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया को। मल्टीमीडिया दो मेजर टाइप्स का होता है। पहला होता है नॉन इंटरेक्टिव और दूसरा होता है इंटरेक्टिव। दोनों को एक एक करके समझते हैं। पहले बात करते हैं नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया की। जैसा कि इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें यूज़र सिर्फ इंफॉर्मेशन देखता है और सुनता है, वो कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सिनेमा। जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं तो आप उसकी स्टोरी को कंट्रोल नहीं कर सकते, या फिर आप मूवी को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड या उसको अगर स्लो करना है स्लो या रिपीट करना है वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। टेलीविज़न या फिर डिजिटल एडवर्टीजमेंट भी आपकी नॉन इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के एग्जाम्पल हो सकते हैं। यहाँ पर ऑडियंस मोस्टली पैसिव होती है, यानी कि उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा नहीं होता। फिर दूसरा टाइप है हमारा इंटरेक्टिव एलिमेंट। इसमें यूजर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो क्लिक कर सकता है, किसी चीज़ को सर्च कर सकता है, चाहे तो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकता है, डिसीजन ले सकता है या फिर नेविगेट करना चाहे तो नेविगेट भी कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो एजुकेशनल ऐप्स, लाइब्रेरी कैटलॉग, इंटरेक्टिव म्यूजियम्स, गूगल अर्थ, वर्चुअल लैब्स, AI चैटबॉट्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स या फिर मतलब जो लाइब्रेरी कैटलॉग्स होते हैं, ये सब इसके ये सब जो हैं ये इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया के ही एग्जाम्पल हैं। ये मॉडर्न एजुकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के टाइम पे बन चुकी हैं। अब मल्टीमीडिया को हम आज के यानी AI के जनरेशन में समझ रहे हैं तो इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। पहला है हाइपर टेक्स्ट और दूसरा है हाइपर मीडिया। अब क्या होता है हाइपर टेक्स्ट और क्या हाइपर मीडिया, इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम हाइपर टेक्स्ट को समझते हैं। इसका मतलब हुआ टेक्स्ट के अंदर लिंक्स का होना। मतलब कि जैसे विकिपीडिया में आपने गूगल पर कोई सर्च किया कोई भी वर्ड और फिर आप वहाँ से विकिपीडिया में चले गए। विकिपीडिया में वर्ड पर आपने जब क्लिक किया तो तुरंत आपके लिए कोई नया वेब पेज ओपन हो जाता है और मतलब कि वो जो वर्ड था वो लिंक था हमारे पास, मतलब उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए आपने गूगल पर सर्च किया SR रंगनाथन जी, ठीक है। अब आपने SR रंगनाथन जी सर्च किया तो आपके पास बहुत सारे रिजल्ट्स आए। फिर आपने उनका विकिपीडिया पेज ओपन कर लिया। उसको रीड करते करते आपने देखा कि उनके जो टीचर थे जब वो लंदन पढ़ने के लिए गए थे तो वो WCB सैयर्स थे। अब आपको उनके बारे में रीड करना है, आप रीड करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो वो वर्ड एक लिंक था, मतलब कि आपके सामने अब WCB सैय्यर जी का विकिपीडिया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये जो हमने अभी समझा ये होता है हमारा हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि
टेक्स्ट के अंदर लिंक एम्बेडेड होता है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हाइपर मीडिया क्या होता है। देखिए, हाइपर टेक्स्ट का ही एडवांस्ड वर्जन होता है हाइपर मीडिया। इसमें सिर्फ टेक्स्ट का के जैसे सिर्फ हाइपर टेक्स्ट के जैसे सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन या फिर ग्राफिक्स, ये सब में लिंक्ड एम्बेडेड होते हैं। मतलब कि आज मॉडर्न वेबसाइट्स और डिजिटल लाइब्रेरीज हाइपर मीडिया का ही सबसे ज़्यादा यूज़ करती है। हमने मल्टीमीडिया करती है, तो यहाँ से हमने मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट समझ लिया है अब तक, उसके कंपोनेंट समझ लिए हैं, टाइप्स भी समझ लिए हैं, कहाँ ये अप्लाई कहाँ होते हैं। तो चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन यानी मल्टीमीडिया की जो एप्लीकेशन है अब वो समझने की आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज मल्टीमीडिया हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि एजुकेशन की फील्ड में इसका यूज़ स्मार्ट क्लासेस, वर्चुअल लैब्स, मूक्स, ऑनलाइन कोर्सेज या फिर AI ट्यूटर्स के रूप में होता है। वहीं एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो मूवीज़, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, OTT प्लेटफॉर्म्स, गेमिंग और वर्चुअल रियलिटी गेम्स सब में मल्टीमीडिया का ही यूज़ होता है। एजुकेशन और एंटरटेनमेंट के अलावा भी बिजनेस में भी मल्टीमीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि प्रेजेंटेशंस के लिए, मार्केटिंग के लिए में, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस में या फिर ट्रेनिंग के लिए हम मल्टीमीडिया का ही इस्तेमाल करते हैं। इसी लिस्ट में हेल्थ केयर भी शामिल है। जी हाँ, हेल्थ केयर में हम मल्टीमीडिया का यूज़ काफ़ी करते हैं, जैसे कि मेडिकल स्टिमुलेशन के लिए या फिर सर्जरी ट्रेनिंग के लिए। इसके साथ ही 3D ह्यूमन एनाटॉमी में और टेलीमेडिसिन में भी हम मल्टीमीडिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी मल्टीमीडिया का यूज़ देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे कि वहाँ क्या यूज़ होता है, तो गवर्नमेंट में इसका यूज़ सिटीज़न अवेयरनेस के लिए किया जाता है। डिजिटल सर्विसेज हो गई या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, उनके लिए मल्टीमीडिया यूज़ किया जाता है। अब हमने हर सेक्टर की बात तो कर ली, लेकिन लाइब्रेरीज को कैसे भूल सकते हैं हम इस बार इस पूरे कॉन्सेप्ट में। अब हम लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन ये वाला जो सेक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। इसको डिटेल में समझते हैं कि मल्टीमीडिया इन लाइब्रेरीज, यानी कि मल्टीमीडिया ने लाइब्रेरीज को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है, और वो कैसे किया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं मल्टीमीडिया रेफरेंस सोर्सेज की। देखिए, पहले ना जब इंसाइक्लोपीडियाज नहीं थी, पहले जब हमारे पास इंसाइक्लोपीडियाज प्रिंटेड बुक्स में होती थी, तब की बात अगर हम करें तो सर्च जो किया जाता था, रेफरेंस सोर्सेज हमारे प्रिंटेड इंसाइक्लोपीडियाज होती थी, उन्हीं से हम चीज़ें सर्च करते थे। लेकिन आज के टाइम पे वीडियोस, इमेजेस, एनिमेशन, इंटरेक्टिव मैप्स, ऑडियोज, 3D मॉडल, ये सब अवेलेबल होते हैं। आज हम इंसाइक्लोपीडिया की प्रिंटेड बुक से ज़्यादा, या कहें तो प्रिंटेड बुक्स का इस्तेमाल हम बहुत ही कम करते हैं, या ना के बराबर होने वाला है धीरे धीरे। उनसे ज़्यादा तो हम ब्रिटानिका ऑनलाइन, विकीपीडिया या फिर वर्ल्ड बुक ऑनलाइन, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल कलेक्शंस, यूरोपिना या फिर इंटरनेट आर्काइव जैसे रेफरेंस सोर्सेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं। इसके साथ ही मल्टीमीडिया की हेल्प से बेटर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल पॉसिबल हो सकता है। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन है कि इसकी हेल्प से हम जो यूज़र है, मतलब कि वो सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ता, वो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इमेजेस, वीडियोस, मैप्स, ऑडियोज़ या रिसर्च पेपर एक ही प्लेस पर एक्सेस कर सकता है। मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज जो हैं वो AI पावर्ड सर्च भी प्रोवाइड करती हैं। यही नहीं, हम मल्टीमीडिया से साइंटिफिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। मतलब साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अगर हम सिर्फ टेक्स्ट से समझें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन एनिमेशन और स्टिमुलेशन उन्हें बहुत इजी बना देते हैं। इसी के साथ ही रिसर्चर्स जो हैं आज रिसर्च डेटा को वीडियोस, प्रेजेंटेशन, इमेजेस, वॉइस नोट्स, ऑनलाइन मीटिंग्स, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने के लिए भी करते हैं। इसकी बात कर ही रहे हैं तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इसको तो हम नहीं भूल सकते। आज ये मल्टीमीडिया फीचर जो है और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो गूगल मीट, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम और सिस्को वेबएक्स हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इन्हीं की वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च मीटिंग्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस या नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, लाइब्रेरी वर्कशॉप्स को ईजिली कंडक्ट कर सकते हैं और अटेंड भी कर सकते हैं। क्या आपने भी कभी किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप से कोई नेशनल या फिर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने किस ऐप से उसको अटेंड किया है। तो आगे बढ़ते हैं।
फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीमीडिया है वर्चुअल रियलिटी इन लाइब्रेरीज। देखिए, वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल 3D इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पर यूज़र को लगता है कि वो उस इन्वायरमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है। लाइब्रेरीज में इसका यूज़ होता है वर्चुअल लाइब्रेरी टूर्स के लिए, म्यूज़ियम कलेक्शंस को देखने के लिए, या फिर रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स व्यूइंग में। इसके साथ ही वर्चुअल एग्जीबिशन और हिस्टोरिकल रिकंस्ट्रक्शन में भी हम वर्चुअल रियलिटी का यूज़ करते हैं। आज वर्चुअल लाइब्रेरीज का यूज़ डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आपको वर्चुअल लाइब्रेरी को डिटेल में समझना हो तो आप हमारी वर्चुअल लाइब्रेरी वाली वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी की बात कर ही रहे हैं तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी को नहीं भूल सकते। ये आज AI के टाइम का सबसे इम्पॉर्टेंट मल्टीमीडिया है आपका ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी में हम रियल वर्ल्ड के ऊपर ही डिजिटल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होते हुए देख सकते हैं। इसको अगर बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल वे में मैं आपको समझाऊं तो मोबाइल कैमरा से किसी बुक को आप स्कैन करो और उसकी जो समरी है, ऑथर है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ये आपकी ऑगमेंटेड रियलिटी ही है और ये फ्यूचर लाइब्रेरी सर्विसेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अभी तक हमने समझा कि लाइब्रेरी में मल्टीमीडिया की एप्लीकेशन को समझा है हमने। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ तक का जो हमने समझा है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और मल्टीमीडिया के एडवांटेजेस की बात करते हैं। अब तक आप ये तो अच्छे से समझ ही गए हैं कि मल्टीमीडिया के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, तो इसमें से कुछ हम खास की बात यहाँ पर करेंगे। इसमें सबसे पहला है इंटरेक्टिव लर्निंग, यानी कि यूज़र या स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इससे लर्निंग बोरिंग नहीं होती। सेकेंड एडवांटेज है इसका पर्सनलाइज्ड लर्निंग, यानी सेल्फ बेस्ड लर्निंग फीचर। मल्टीमीडिया की हेल्प से हर स्टूडेंट अपनी स्पीड से पढ़ सकता है, जो कि ये शो करता है कि आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से हर स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड को हम रिस्पेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट भी करते हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को डीमोटिवेशन फील नहीं हो। इसी के साथ मल्टीमीडिया का एडवांटेज ये भी है कि हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है। इमेजेस और एनिमेशंस डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजी बना देते हैं, जिससे कि उसको समझना और भी आसान हो जाता है। ये टाइम सेविंग भी है। मल्टीमीडिया की हेल्प से कोई भी कॉम्प्लेक्स या फिर डिफ़िकल्ट इंफॉर्मेशन हम बहुत जल्दी समझ सकते हैं। फिर आता है ईजी अपडेटिंग, यानी कि डिजिटल कंटेंट इंस्टेंटली अपडेट किया जा सकता है, जो कि मैनुअली या ट्रेडिशनल सिस्टम में बहुत टाइम या रिसोर्सेज लेता था। यहाँ से हमें नेक्स्ट एडवांटेजेस का भी पता चलता है, जो कि कॉस्ट इफेक्टिव है। यानी कि लॉन्ग टर्म में हम बात करें तो प्रिंटिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे कम हो जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज रिमोट एक्सेस है। यूज़र या स्टूडेंट्स दुनिया के किसी भी कोने से मल्टीमीडिया कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस ऑफ मल्टीमीडिया। अगर आपको लगे कि कोई और भी इस लिस्ट में ऐड किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें उस एडवांटेज को ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एडवांटेजेस की बात करते करते समझ आया कि इसका जो इम्पैक्ट है आज हर जगह देखने को मिल ही रहा है। तो चलिए एक बार इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं और जानते हैं इम्पैक्ट ऑफ मल्टीमीडियाज़ के बारे में। मल्टीमीडियाज़ ने इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है। आज कम्युनिकेशन फास्ट है, लर्निंग इंटरेक्टिव है और इन्फॉर्मेशन अट्रैक्टिव है। इसके साथ ही रिसर्च कोलैबोरेशन ईजी हो गया है, डिस्टेंस एजुकेशन पॉसिबल हो गया है और डिजिटल लाइब्रेरीज और स्मार्ट क्लासेस आज की रियलिटी बन चुकी हैं। और इसी के साथ जो AI है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसने तो मल्टीमीडिया को नेक्स्ट लेवल यानी कि और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट बना दिया है। आज हम AI की हेल्प से ऑटोमेटिकली वीडियो जनरेट कर सकते हैं। वॉइस को कन्वर्ट करना हो तो वो भी किया जा सकता है। सब टाइटल्स ऐड करने हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ट्रांसलेशन करनी है, किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन कुछ ही सेकंड्स में की जा सकती है। यही नहीं, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की जा सकती है विदाउट ह्यूमन हेल्प। ये सब मल्टीमीडिया के मॉडर्न एप्लीकेशंस या फिर कहें तो इम्पैक्ट ही तो हैं। लेकिन हर टेक्नोलॉजी की तरह मल्टीमीडिया के भी कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि इसमें हाई क्वालिटी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें लार्ज स्टोरेज स्पेस चाहिए होता है। इसी के साथ फास्ट इंटरनेट की ज़रूरत होती है। कॉपीराइट इशू की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी फॉर डिसेबल्ड यूज़र एक बड़ा इश्यू है जिस पर काम चल रहा है। डेटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन ओवरलोड की प्रॉब्लम भी हमें यहाँ पर फेस करने को मिलती है।
इन सब चैलेंजेस को ध्यान में रखकर मल्टीमीडिया सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है और एक यूज़र को भी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर मल्टीमीडिया का यूज़ करना चाहिए। मतलब कि आपको कुछ चीज़ें पहले से ध्यान रखनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजीज़ में से एक है। ये टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को कंबाइन करके इंफॉर्मेशन को ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड बनाती है। आज एजुकेशन, बिजनेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और स्पेशली लाइब्रेरीज़ में मल्टीमीडिया का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। मॉडर्न लाइब्रेरीज़ अब सिर्फ बुक्स को इशू करने की जगह नहीं है, बल्कि डिजिटल जो लर्निंग सेंटर्स हैं वो बन चुकी हैं, जहां पर मल्टीमीडिया रिसोर्सेज के थ्रू यूजर्स को रिच लर्निंग एक्सपीरियंस दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और हाई स्पीड इंटरनेट ने तो मल्टीमीडिया को और भी एडवांस्ड बना दिया है। आने वाले समय में मल्टीमीडिया और एआई मिलकर लाइब्रेरी सर्विसेज और एजुकेशन को और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, पर्सनलाइज्ड और इमर्सिव बना देंगे। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो मल्टीमीडिया मीन्स लर्निंग बाय सीइंग, हियरिंग एंड इंटरेक्टिंग ऑल एट द सेम टाइम। तो उम्मीद है आपको आज का जो ये टॉपिक है मल्टीमीडिया का, ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ आज आपके लिए एक क्वेश्चन है। एस.आर. रंगनाथन जी के लाइब्रेरी साइंस की टीचर का क्या नाम था? इसका आंसर मैंने आपको आज की क्लास को एक्सप्लेन करते हुए उसमें बताया था, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना। ये क्वेश्चन काफ़ी बार केवीएस, एनवीएस और DSSS लाइब्रेरियन एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन फ्यूचर में भी बिहार लाइब्रेरियन, उड़ीसा लाइब्रेरियन या फिर डिफरेंट एग्जाम्स, राजस्थान लाइब्रेरियन जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद होगा। नहीं है तो एक बार आप वापस से जाके वीडियो देख सकते हैं, इसका मतलब आपने ध्यान से वीडियो नहीं देखा था। आज की क्लास से ही लिंक हमारा एक और टॉपिक है डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में और अच्छे से जानने को मिलेगा। तो आप ये वीडियो हमारी देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ जो आपकी नॉलेज को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।